हेलो दोस्त, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं पंकज तिवारी अपने यूट्यूब चैनल द पंकज क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आइए हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय में कौन से मत शामिल होते हैं। देखिए, जब हम लोग राष्ट्रीय आय की यदि बात की जाती है तो राष्ट्रीय आय से केवल दो ही चीजें निकल कर आती हैं। एक आता है कि राष्ट्रीय आय में कौन सा मत शामिल होता है और दूसरा आता है कि राष्ट्रीय आय में कौन सा मत शामिल नहीं होता है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किए जाने वाले मत। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर देखते हैं। आय गणना वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा क्या होता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आय गणना वर्ष क्या होता है। आय गणना वर्ष वह होता है जो वर्तमान में वर्ष चल रहा हो, उससे क्या कहते हैं, आय गणना वर्ष कहते हैं। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 2020 से 2021 क्या हो जाएगा, एक वित्तीय वर्ष या गणना वर्ष हो जाएगा। तो हम लोग समझने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं गणना वर्ष क्या हो जाएगा, 2020 से 2021। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक क्या हो जाएगा, गणना वर्ष हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि आय गणना वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। आप लोगों को बताया गया था कि राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम उत्पादित वस्तुओं को ही सम्मिलित किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समझ चुके हैं पहला पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने लिए किसी चीज का उत्पादन करें तो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। जैसे किसान होता है, किसान क्या करता है, उत्पादित करता है। जैसे गेहूं, चावल, बाजरा वो उत्पादित करता है। स्वयं उत्पादित यानी कि अपने लिए ही यदि आप लोग उत्पादन कोई भी वस्तु कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स का स्टॉक गणना वर्ष में उत्पादित किंतु उस वर्ष का न बिका हुआ हो। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग पढ़े थे कि मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है, राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तु है। अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तु का मतलब हम लोग समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर का उत्पादन हुआ एक वर्ष में जो उत्पादन होता है वही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, न कि कई वर्षों का। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि एक वर्ष में मार्कर का उत्पादन हुआ। मार्कर का उत्पादन होने के बाद क्या हुआ कि मार्कर बहुत कम मात्रा में बनाया गया। जब कम मात्रा में बनाया गया तो जो इसमें सम्मिलित चीज है जैसे कि प्लास्टिक और स्याही है तो क्या होगा कि वो बच जाएगा, स्टॉक के रूप में बच जाएगा। तो वही ये बता रहा है कि अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तु यानी कि मार्कर का हमने एक वर्ष में कम उत्पादन किया, तो कम उत्पादन किया तो जो इसमें सम्मिलित होता है वो चीजें बच गई, मध्यवर्ती वस्तु क्या हुआ, बच गई। तो मध्यवर्ती वस्तु का स्टॉक गणना वर्ष में उत्पादित किंतु उस वर्ष का न बिका हुआ हो, यानी कि एक वर्ष में जितना भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है वो बिके या न बिके, लेकिन वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग तीसरा पॉइंट भी समझ लिए। अब आइए हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं कि ब्रोकर्स कमीशन, क्योंकि यह एक उत्पादन सेवा है। ब्रोकर्स कमीशन क्या है, ब्रोकर्स कमीशन जैसे कि हम लोग राष्ट्रीय शेयर बाजार जो कि उठता और गिरता रहता है, आप लोग न्यूज में पढ़ते रहते हैं, तो वो क्या होता है, ब्रोकर्स कमीशन यानी कि जो दलाल होते हैं। हमारे सामान्य भाषा में बात किया जाए दलाल आप लोग समझते हैं, तो ये क्या है, इकोनॉमी भाषा में लिखा गया है ब्रोकर्स कमीशन। जो दलाल होते हैं वो शेयर को बेचते हैं और बिकवाते हैं, यानी कि लेते हैं और बिकवाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे उन लोगों को लाभ होता है। तो ये क्या हुआ, एक उत्पादन सेवा है। ये क्या कर रहा है, एक उत्पादन सेवा कर रहा है। दलाल क्या करते हैं, एक उत्पादन सेवा करते हैं। तो ये भी क्या होगा, यह भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है एक क्वेश्चन कि ब्रोकर्स कमीशन राष्ट्रीय आय में शामिल होता है या नहीं होता है। तो अब आप लोग क्या टिक लगाओ कि राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग पांचवा नंबर की बात करते हैं कि सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं। सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं क्या होती हैं, यह भी राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। सैनिक जो बॉर्डर पे होते हैं और सुरक्षा सेवाएं जैसे कि सीआईएसएफ, आरपीएफ जो हमारे सेवाएं जो हमारी सुरक्षा देते हैं वो क्या कहलाते हैं,
एक वर्ष में जितना भी इन लोगों के पीछे या इन लोगों के जितना भी इन लोगों का सुरक्षा के लिए पैसा एक वर्ष में खर्च किया जाता है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हम लोग समझ लीजिए, सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जितने भी एक वर्ष में, न कि 2-3 वर्ष में, एक वर्ष में जितना भी इन लोगों के पीछे या इन लोगों का खर्च होता है जो सरकार देती है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग 6वां नंबर देखते हैं कि लाभांश, जो कंपनियों के लाभ के भाग होते हैं। जैसे कोई भी कंपनियां होती है तो वो लाभ कमाती है, ऐसा तो नहीं है कि वो हानि में चलती रहेगी और वो अपना काम उत्पादन करती रहेगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो जो भी कंपनियां होती है वो लाभ कमाती है तो वो क्या होता है, वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अब ये हम लोग कैसे समझे कि राष्ट्रीय आय में कैसे शामिल किया जाता है। मान लीजिए किसी भी चीज का उत्पादन हुआ कोई भी कंपनी में, तो एक वर्ष में मान लीजिए 100 करोड़ रुपए आया, तो 100 करोड़ जब रुपए आता है तो उस पे सरकार क्या करती है, टैक्स लगा देती है। जब टैक्स लगा देती है तो 100 करोड़ में से या 20% या 30% जब टैक्स लगाती है तो क्या करती है, उसमें लाभ भी तो सम्मिलित है ना। तो जब लाभ भी उसमें सम्मिलित है तभी तो राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। तो क्या करता है सरकार कि पूरा जितना उसका एक वर्ष में उत्पादन किया गया है उसमें से वो 30% या 20% ले लेती है। इसी वजह से क्या होता है, लाभांश जो कंपनियों के लाभ के भाग होते हैं यह भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो हम लोग समझ चुके हैं 6 पॉइंट तक। अब आइए हम लोग 7वां पॉइंट देखते हैं कि भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान। देखिए भविष्य निधि कोष क्या होता है। भविष्य निधि कोष वह है जो कि हमारे भविष्य के लिए हमारे इसमें पैसा जमा किया जाता है। जैसे कि हम लोग कोई बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, उसमें हम लोग काम करने जाते हैं। जब काम करने हम लोग जाते हैं तो हमारे ही वेतन का कुछ भाग, कुछ अंश क्या होता है, ईपीएफ और पीपीएफ के रूप में भरा जाता है। यानी कि ईपीएफ और पीपीएफ में हम लोग जैसे कि 20,000 रुपए प्रति माह कमा रहे हैं तो उसमें से 2 या 3,000 रुपए क्या होता है, ईपीएफ और पीपीएफ के रूप में कट जाता है। क्यों कट जाता है, क्योंकि इसलिए कटता है कि जब हम लोग रिटायरी लेते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तो सरकार क्या करती है, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर हम लोगों को, सुनते होंगे ना आप लोग कि 30 लाख 40 लाख कोई रिटायर होता है तो उसे पैसा मिलता है, तो उस पर सरकार नहीं देती है, उस पर कौन दे दो, वो किसका पैसा है, वो हम लोगों का ही पैसा है। और उसमें क्या करती है सरकार कि हम चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर उस पर क्या करती है, हम लोगों को ज्यादा पैसा बढ़ाकर दे देती है हमारे बुढ़ापे के लिए। तो क्या हुआ, भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान जो होता है वह भी राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। किसके रूप में, ईपीएफ और पीपीएफ के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग 8वां नंबर देखते हैं कि भारतीय नागरिक या भारतीय फर्म टाटा रिलायंस द्वारा विदेशियों में अर्जित आय। देखिए हमारे देश में बहुत से ऐसे कंपनियां हैं जो कि क्या होती हैं, हमारे भारतीय नागरिक यानी कि हमारे भारत के नागरिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, विदेशों में जाकर अर्जित आय, विदेशों में कंपनियां संस्था में काम करते हैं या कंपनी लगाते हैं तो क्या करते हैं, वहां से पैसा ले आते हैं ना। ऐसा तो होता है नहीं कि विदेश में गए तो विदेश में ही पैसा ले आने लगे। तो क्या होता है, विदेश यहाँ के नागरिक हैं और विदेश में जाकर जब पैसा कमाएंगे तो घर पर ही भेजेंगे ना, हमारे देश में ही भेजेंगे ना। तो क्या होता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में क्यों शामिल किया जाता है, क्योंकि वो वहां पे गए हैं लेकिन वहां का पैसा यहाँ ले आ रहे हैं। तो क्या होगा, जब वहां से पैसा यहाँ आएगा तो राष्ट्रीय आय में शामिल ही होगा ना। तो हम लोग 8वां पॉइंट भी समझ लिए हैं कि भारतीय नागरिक हो या भारतीय फर्म हो, टाटा रिलायंस द्वारा विदेशियों में, जैसे कि टाटा और रिलायंस, जैसे कि मुकेश अंबानी जो है विदेशों में जाकर भी अपनी कंपनियां लगाए हुए हैं तो क्या कर रहे हैं, वहां से पैसा ले आ रहे हैं ना। तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तो हम लोग समझ चुके हैं कि भारतीय नागरिक हो या भारतीय फर्म हो क्या कराएंगे, विदेशियों में अर्जित आय जो होती है वो विदेशों में अर्जित आय यानी कि विदेशों जो पैसा आ रहा है हम लोगों के यहाँ वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं 9वां नंबर, विदेशी पर्यटकों द्वारा हमारे देश में खर्च की गई राशि। जो विदेशी नागरिक होते हैं हमारे देश में आते हैं, बहुत जो पुरानी पर्यटक है, घूमने का स्थान है, तो उसमें क्या करते हैं विदेशी नागरिक, वो आते हैं तो हमारे देश में पैसा खर्च करते हैं, हमारे देश की रंग रूप देखते हैं तो क्या करते हैं, तो पैसा देते हैं। तो पैसा जब वो देंगे तो हमारे देश में ही आएगा ना। जब हमारे देश में आता है तो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है।
तो विदेशी पर्यटक हों या हमारे देश में खर्च की गई राशि, जो विदेशी नागरिक होते हैं हमारे देश में जब आते हैं तो पैसा खर्च करते हैं। जब वो पैसा खर्च करते हैं तो क्या होता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर, विदेशों में भारतीयों बैंकों द्वारा कमाई गई आय। जैसे कि हमारे जो भारत के नागरिक हैं वो क्या कर रहे हैं, भारतीय बैंकों द्वारा कमाई गई आय विदेशों में हमारे भारत के जो नागरिक हैं वो भी बैंक चला रहे हैं। तो जो बैंक चला रहे हैं तो उसमें उन लोगों को लाभ हो रहा है। तो लाभ जब हो रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, वहां का पैसा यहाँ ले आ रहे हैं। तो वो भी क्या हो जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाता है। तो विदेशों में भारतीय बैंकों द्वारा कमाई गई आय या इनकम क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आज ये बताया गया कि राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किए जाने वाले मत कौन कौन से होते हैं। 10 पॉइंट आप लोगों को बताया गया। अब आप लोगों को अगली क्लास में बताया जाएगा कि राष्ट्रीय आय में कौन सा मत शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिए।